जॉब रिजर्वेशन सिर्फ एक टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाए, वार्ड काउंसिल अपने इलेक्शन लड़े या एक एमपी अपने इलेक्शन लड़े। जॉब रिजर्वेशन या एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो आज के डेट में अंडमान में हर एक यूथ को इफ़ेक्ट कर रहा है। हर एक घर में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जॉब रिजर्वेशन की इसी मुहिम में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो जॉब रिजर्वेशन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आज हमारे साथ देने के लिए जुड़े हैं श्री पुरुषोत्तम किशन जी, जो कि कैरियर क्वेस्ट का शुरुआत जिन्होंने किया था। कैरियर क्वेस्ट जो कोचिंग सेंटर आज के डेट में अंडमान में लीडिंग कोचिंग सेंटर में से एक है, और जिनके ऊपर बच्चों का बहुत फेथ है, जो कि अंडमान में कई सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम जिन्होंने खुद क्वालिफाई किया है, जिन्होंने खुद एग्ज़ाम लिखा है, लिखने के बाद क्वालिफाई करने के बाद भी वो जॉब में नहीं गए। उनका ये मानना है कि वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि कैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना चाहिए और कैसे हो रहा है अंडमान में। उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं जो एग्ज़ाम्स में होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। और जानते हैं पुरुषोत्तम जी से कि क्या क्या हमारे सिस्टम में लूप होल्स है और इस लड़ाई में वो हमारे कैसे मदद कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा ज़रिया है जिससे कि लड़ाई को हम लोग और भी मजबूती से आगे ले चलते हैं। तो पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार। पहले आप खुद अपने बारे में चार बातें बताइए। जी, मैंने जैसे अपना इंजीनियरिंग किया, इसके बाद मैं जॉब किया। मेनलैंड में मैं आईटी में था, जैसे हम जाते हैं। मैं फिर एमबीए करके मैं डिफरेंट एक अपना मैनेजमेंट लाइन का जॉब कर रहा था। फिर मैं जब वापस आना चाहा तो मैंने अपने कंपनी कोचिंग सेंटर खोला। मैंने देखा इसका रीज़न यही था कि यहाँ पे इतना जॉब्स का रिक्वायरमेंट है, इतना जॉब्स का जो कोचिंग लेते हैं, कोचिंग उस लेवल का नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट किया। तो एक तरह से मेरा वापस आने का जो डिसीजन था वो भी इसी पे बेस्ड था कि यहाँ पे जॉब का इतना क्राइसिस है, इतने कम जॉब्स है और लोग इतना ज़्यादा तैयारी करते हैं। अब बोल सकते हैं कि वहाँ पे मार्केट था, लेकिन ये एक तरह से लोगों के, यहाँ का लोगों के लिए भी ये दिखाता है कि यहाँ पे कितना मिसमैच है, जॉब्स का कितना ज़्यादा कमी है और लोग कितना ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अब रेशियो का देखेंगे तो हर एग्ज़ाम में एक सिलेक्शन रेशियो होता है, तो 100 लोग जैसे एग्ज़ाम लिखते हैं तो एक का सेलेक्ट होता है, ये ऑन एन एवरेज है। आईएएस के लिए और भी कम होता है, जैसे 1000 में एक होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये रेशियो जो है ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा हमारे जॉब्स का हर कोई को गवर्नमेंट जॉब का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन जिनका नहीं होता है वो फिर अगला एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और फिर अगला का तैयारी करते हैं। मतलब बहुत सारा साल, बहुत पैसा, बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए जब मैं ये देखता हूँ कि एग्ज़ाम्स यहाँ पे ठीक से कंडक्ट नहीं होते हैं, सबसे बड़ा इशू, सबसे सिंपल इशू है कि टाइम टू टाइम कंडक्ट नहीं होते। तो अगर ऑलरेडी वैकेंसीज है और एग्ज़ाम भी टाइम पे नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत ही दुख वाला बात है कि गवर्नमेंट अपना टाइम से इतना ही काम नहीं कर पा रहे कि जितना वैकेंसीज है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो उससे मुझे बहुत दुख हुआ। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए और मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल से कि कंडक्ट कैसे हो रहा है और कितना टाइम लगता है। बेसिकली एक स्टूडेंट आता है एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए, वो अपना लाइफ का 2 साल 3 साल यहाँ पे देता है, उसके बाद में भी वो 2-3 साल में भी कोई एग्ज़ाम बहुत बार होता नहीं है, 1-2 एग्ज़ाम होता है। और जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एलजीसी हो गए, एमटीएस हो गए, जिसके लिए लोग बहुत सालों साल वेट करते हैं। मैं देखा हूँ लोग अपना जॉब, मेनलैंड का जॉब छोड़ के आते हैं, मैं खुद भी छोड़ के आया, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पोस्ट में लोग जो जॉब कर रहे हैं वो छोड़ के आते हैं, बस प्लानिंग करके आते हैं कि बस मुझे वापस जाना है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं, जो लोकल्स है, वो कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं। उनका पेरेंट्स इधर है, घर बार इधर है, वो उनका मन में हमेशा ही रहता है। अगर वो यहाँ नहीं भी आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं कि शायद कोई जॉब मिले या कोई बिज़नेस हो, मैं वापस अंडमान जाके जॉब कर सकूँ, सेटल हो सकूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रह सकूँ। तो वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हो रहा है टाइम से, उतना पोस्ट नहीं आ रहा है, तो वो बहुत अफेक्टेड हो रहा है और बहुत एक तरह से निराश हो रहे हैं बच्चे आजकल उसके लिए। नहीं, आपके हिसाब से जो वैकेंसी का जो प्रोसेस होना चाहिए और जो हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कैसा होना चाहिए और क्या हो रहा है? रिसेंटली अभी जैसे लास्ट रिक्रूटमेंट जो हुआ था पंचायत सेक्रेटरी का, हाँ, आरडी में, उसी का बता दीजिए। लास्ट जो एग्ज़ाम है पंचायत का, अगर मैं बात करूं, अभी भी शायद प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुआ है जी। लेकिन ये है कि उसमें क्या इशू था, एग्ज़ाम का जो प्रोसेस था, मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगा कि वो प्रोसेस जो नॉर्मली ड्यू प्रोसेस है, तो कोई ऐसे पत्थर में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मैं खुद एसएससी का, बैंक का सब एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ और बच्चे भी यहाँ पे करते हैं, तो वो एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम का एक प्रोसेस होता है। जैसे आज एग्ज़ाम हुआ, कुछ दिन के बाद उसका आंसर की निकला, और आंसर की में बहुत बार क्या होता है, कुछ गलतियाँ होती है क्वेश्चन में। इवन एसएससी से होता है, जो बैंक से होता है, एसएससी होता है, जो नेशनल लेवल के होता है,
तो वो क्वेश्चन, अगला स्टेप होता है कि वो क्वेश्चंस को करेक्शन किया जाए। उसके लिए पब्लिक से, स्टूडेंट से मांगा जाता है सजेशन, कंप्लेंट्स, कि जैसे एनओसी ऑब्जेक्शन होता है तो भाई आप अपना ऑब्जेक्शन बताओ, कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम अगर तो बताओ। तो ऑफिशियली ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो अभी तक यहाँ फॉलो हो रहा था, लेकिन पिछला एग्ज़ाम में ये फॉलो नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन मांगे लेकिन उसका बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया गया, पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया गया, डिसमिस किया गया। आरटीआई वो सब मैं खुद देखा हूँ, स्टूडेंट्स आके बताते हैं, इवन आरटीआई तक को ढंग से रिप्लाई नहीं किया गया, डिसमिस कर दिया गया। मतलब ये एक बहुत ही एरोगेंट एक बिहेवियर दिखाई दिया अथॉरिटी की तरफ से। तो मतलब आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं लूपहोल है एडमिनिस्ट्रेशन का? ये तो बहुत बड़ा लूपहोल है, क्योंकि अब हम कहाँ जाए बताइए। अगर वो डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये, अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि एक क्वेश्चन का एक आंसर आया, आंसर ए उन्होंने दिया है आंसर की में, लेकिन हम सब ने किया आंसर बी आ रहा है, तो हम जाके बोल रहे हैं कि भाई ये बी है हमारा सॉल्यूशन। और ऐसे नहीं कि 1% बोल रहा है, 10 लोग बोल रहे हैं, 20 लोग बोल रहे हैं, मेजॉरिटी बोल रहा है। और सही और गलत में तो मेजॉरिटी भी मैटर नहीं करता, अगर 1% भी सही है तो सही है, आप कहीं से भी चेक करवा लो। तो हमने जाके, स्टूडेंट्स ने जाके बोला कि भाई ये आंसर हमारे हिसाब से ये आंसर बी आ रहा है, आपके हिसाब से ए आ रहा है, तो करेक्ट करो। तो वो ना तो करेक्ट किए, ना ही उसका रीज़न बताया। हम बोले एटलीस्ट रीज़न तो बताइए आप, क्या रीज़न है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है सब एग्ज़ाम में। लेकिन वो सीधा डिसमिस कर रहा है और आगे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन वो आंसर की वाला जो इशू था वो अभी भी एक रेलिवेंट इशू है। मैं उसके आंसर की कैसे रोक सकते हैं जब ये रूल है, इक्विपमेंट रूल में ऐसा है कि आपको देना ही आंसर की, तो आंसर की कैसे रोक सकते हैं? पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वो उस पर हम क्या बोले, तो हम वही तो बोल रहे हैं कि अब वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अब हम किसके पास जाए, वही उसके लिए अब हमको क्या करना होगा, हायर अथॉरिटी को बोलना होगा, एलजी को बोलना होगा। तो वहाँ पे एक निराशा आ गया कि हम सब कुछ कोशिश किया, केस भी चल रहा है कि मुझे नहीं पता, लेकिन सब कुछ अप्रोच किया गया, फिर भी नहीं हुआ। तो अब एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है कि अब बच्चे क्या करें, किसके पास जाए, प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, एलजी के पास जाए। लेटर तो काफ़ी लिखा गया, लेकिन अब ग्राउंड पे उसका काम नहीं आ रहा। तो ये अब कौन ठीक करेगा? एक मीडिया के थ्रू इसको अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। और ये जो इशू, ये एक पॉइंट हो गया एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, ये प्रोसेस फॉलो करने का, ये इसको आगे लेके जाना चाहिए जी। और इस पर आगे बढ़ते हैं तो मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी होना चाहिए, जैसे एसएससी का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी होता है, वो एग्ज़ाम जितना भी गवर्नमेंट के सेक्टर के जॉब्स है, बी लेवल सी लेवल, वो करता है। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी होता है, एक स्टेट बॉडी कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, पीएससी बोलते हैं, पब्लिक स्टेट कमीशन। उसी तरह अगर अंडमान में एक बॉडी हो, अलग से एक एजेंसी हो। अब पार्शलिटी का भी इशू होता है, कोई अगर अब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बनता है, तो हम कैसे उसको रिजर्व कर सकते हैं कि बोल सकते हैं कि नहीं वहाँ पे कोई क्वेश्चन लीक नहीं होगा, वहाँ पे जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो बाहर घर जाके बताएगा नहीं किसी को। तो ये फुल प्रूफ प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। और रिसेंट एग्ज़ाम में तो काफ़ी लोग चैलेंज भी कर रहे हैं। इससे पहले डीब्रेड का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बहुत लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी अंडमान का है, जो कंप्यूटर में टाइप हो रहा है उसमें एक पेन ड्राइव डाल के लेना, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के लिए एक अलग से एजेंसी है, इसके लिए एक डिमांड होना चाहिए, सब लोग को आके ये डिमांड करना चाहिए कि अलग से एक एजेंसी हो। कौन करेगा? हमको करना है, पब्लिक जो अफेक्टेड है, स्टूडेंट्स को जागना है, अवेयरनेस होना है कि ये हमको अफेक्ट कर रहा है और ये बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अफेक्ट हो रहा है और इसको हम उठाएंगे, मैटर को प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको मानना भी पड़ेगा। क्योंकि ये इम्पार्शियल, यहाँ पे बहुत अभी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है, इसने पैसे खाया, इसने पैसे खाया, लेकिन ये एक लूप होल है जो गवर्नमेंट को भी समझना होगा कि क्यों हम कोई करप्शन होने का चांस क्यों दें, कि जब एक नॉर्मल प्रोसेस है उसको ठीक किया जा सकता है, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ जॉब के ऊपर फोकस करेंगे तो गलत होगा? क्योंकि हमारा तो एजुकेशन सिस्टम ही प्रॉपर नहीं चल रहा है। आज अगर आप देखेंगे, जितना डेटा मेरे पास है, जब से मैंने लड़ाई शुरू किया है, जितना डेटा मेरे पास है, अंडमान निकोबार में मैक्सिमम स्कूल्स में 90% स्कूल में आप ये देख लीजिए, इंटर आइलैंड में जो है, जहाँ पे रेगुलर प्रिंसिपल ही नहीं है, टीचर्स नहीं, इनसफिशिएंट टीचर्स है। जो बच्चे अपना CTET क्वालिफाइड है, मास्टर डिग्री उनका हो गया है, दे आर क्वालिफाइड फॉर हायर एजुकेटेड टीचर्स के लिए, ठीक है, लेकिन उनको सर्व शिक्षा के थ्रू से लिया जा रहा है। मतलब वही काम जो आप रेगुलर पोस्ट के, जबकि रेगुलर पोस्ट खाली है, टीचर्स का पोस्ट खाली है, लेकिन वही पोस्ट को फिलअप किया जाए उन्हीं कैंडिडेट से जो क्वालिफाइड है, लेकिन हाफ से भी कम सैलरी में, हाफ से भी कम, वो नहीं हो रहा है। अगर नीचे से आप देखोगे तो एजुकेशन सिस्टम खराब है, यहाँ पे प्रॉपर स्कूल फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, टीचर्स नहीं है, कॉलेज में हर कॉलेज में किसी डिपार्टमेंट में तो एक ही फैकल्टी है, रेगुलर फैकल्टी, जो HOD भी है वही रेगुलर फैकल्टी है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है गेस्ट फैकल्टी से, आवाज़ कोई नहीं उठा रहे हैं।
यही तो ज़्यादा तकलीफ देता है कि जब ऑलरेडी जब रिक्वायरमेंट है, इतना वैकेंसीज़ है, हर डिपार्टमेंट में इतना वैकेंसीज़ है, स्कूल का ले लो या कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, MTS का, LGC का, हर जगह है, लेकिन वो टाइम टू टाइम कंडक्ट नहीं कर रहा है एग्ज़ाम, तो इंडक्ट कैसे करेंगे? प्लस ये जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उस पर तो टाइम लगेगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है, जैसे नोटिस आया हुआ है कि वैकेंसी निकालना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है गवर्नमेंट को। और ये भी होना चाहिए कि हमको एटलीस्ट बताए, कुछ कोरोना के टाइम पे ठीक है, हमको समझ में आता है क्या प्रॉब्लम्स थे, तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि 5-5 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? पब्लिक को भी हक है जानने का। अंडमान में सर एक और डिपार्टमेंट ऐसा भी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। काम क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, सरकार चला क्यों रहा है अंडमान में? पहले तो जो लोअर लेवल के जॉब्स होते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिकमेंड करता था, पेपर में भी देखते थे। एग्जैक्टली, उनका एक्चुअल जॉब वही था। हाँ, हम रिकमेंड करते हैं कि ये इनको आप सेलेक्ट करो, इनको कंसिडर करो, इनका नाम हम लोग प्रपोज करें बिकॉज़ दे आर रजिस्टर्ड। ऐसे जॉब होते होंगे जो B ग्रेड, C ग्रेड लेवल से नीचे के जॉब होते होंगे। हाँ, B और C और D बेसिकली, सो D तो भी C के साथ मर्ज हो गया है। क्योंकि फिर उसके लिए एग्ज़ाम का शायद, क्योंकि पोस्ट कम होंगे तो रिक्वायरमेंट, वो एग्ज़ाम जो जॉब है उसके हिसाब से एग्ज़ाम का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है उसके लिए वो रिकमेंड करते होंगे। लेकिन जहाँ पे एग्ज़ाम का ज़रूरत हो वो तो अब फिर पब्लिक में आ जाता है ना, अब हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल है। और कहीं ना कहीं लोकल वाला इशू भी आता है यहाँ पे, और वो होना भी चाहिए। मतलब एक काम होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कि जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं तो वो रजिस्टर करते हैं, तभी तो वो एज अ प्रूफ होगा कि हाँ हम रिकमेंड कर रहे हैं लोकल बच्चों को, ताकि कोई इमीडिएटली आके कोई फ़्लाइट पकड़ के जॉब ना ले। अब ये सेकंड इशू आपको पता है कि 100% जो रिजर्वेशन का डिमांड कर रहा है, तो इस पे तो हर कोई को आना चाहिए, क्योंकि ये अभी का इशू नहीं है। हम पीछे का डेटा देखेंगे कि कितना सिलेक्शन होता है यहाँ के जॉब्स में, तो बहुत लोग अभी जैसे बोले लोग फ़्लाइट पकड़ के आते हैं और जॉब लेके जाते हैं। गलती किसके है? गलती अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमको राइट है कहीं पे भी जॉब लेने का, लेकिन अब ये राइट सबके लिए बराबर नहीं है। अब सिक्किम में चले जाओ, लद्दाख में चले जाओ, ये राइट के ऊपर वहाँ के जो लोकल इश्यूज होते हैं वो भारी पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम भी डिमांड करते हैं, और डिमांड करना चाहिए, इसको बड़ा उठाना चाहिए कि अंडमान इज़ नॉट लाइक एनी अदर कॉर्नर ऑफ इंडिया। ऐसे कॉर्नर के बराबर है हम समझ सकते हैं, जो सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, लद्दाख हो गया। तो हमारे जो यहाँ पे चैलेंजेस है कि हम यहाँ पे जाके एक एवरेज अंडमानी मेनलैंड में जाके आज नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं कल जाऊँगा और 1 साल तक वहाँ तैयारी करूँगा, वहाँ का जॉब लूँगा। जबकि कोई भी मेनलैंडर के लिए बहुत आसान है, उसको सिर्फ फ़्लाइट का टिकट लेके आना है और यहाँ पे एग्ज़ाम लिख के जाना है। जब जॉब मिलेगा उसको फिर से फ़्लाइट लेके यहाँ पे बस जाना है। और यही हो रहा है पिछले 10 साल से, बहुत साल से यही हो रहा है। स्पेशली ये जो गवर्नमेंट जॉब का जो इशू है, ये तो थैंकफुली OBC का रिजर्वेशन है, इसलिए एक सेक्शन ऑफ कुछ 30-40% ऑफ सीट जो है वो लोकल्स के लिए है, लेकिन बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा इसके वजह से अफेक्ट हो रहा है कि हम इतने साल से सफ़र कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, उससे पहले से हम एक बैकफुट में है, हम डिसएडवांटेज्ड है। इंडिपेंडेंस के बाद में उसको ठीक होने के बजाय वो और हम पीछे जाते जा रहे हैं, हम तरह से और दबते जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है इसका। ये आपने प्रॉब्लम बता दिया कि अंडमान में रिजर्वेशन है, बाकी और भी स्टेट्स में ऐसे रिजर्वेशन है, 2-4 स्टेट्स का नाम भी आपने बताया। मेरे को सोल्यूशन बताइए कैसे कर सकते, कौन से ग्राउंड में पॉसिबल है? ये तो जब तक मास अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा इसको पहले समझेगा नहीं, इसका इम्पोर्टेंस और क्या हो रहा है। पिछले कुछ साल से यहाँ पे जॉब्स का एक तो इतना किल्लत है जॉब का, प्लस यहाँ पे उसके लिए वो और ख़राब होता जा रहा है। तो पहले जब तक ये सिचुएशन ही नहीं समझेगा तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहले तो ये समझना है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे जॉब्स। मान लेते सिचुएशन सब आज सब अवेयर है। देखिए लोग, बच्चे जो आगे बढ़ के नहीं आना चाहते ना, बिकॉज उनके अंदर एक डर है कि हम लोग अगर ऑन कैमरा आ गए, हम लोगों ने अगर कहीं पे कुछ बोल दिया तो हम लोगों को टारगेट ले लिया जाएगा, जो कि लिया जा रहा है। मेरा भी अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आपने किसी ब्यूरोक्रेट के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया तो आपके ऊपर 10 तरह का केसेस डाल दिया जाएगा, आपको यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा। है नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में यूनिटी का बहुत कमी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनका काम सिर्फ एक ही है। अभी रिसेंटली जो वार्ड इलेक्शन हुआ था, आपने भी देखा, बहुत फनी एक चीज़ था कि एक वार्ड काउंसिल अपने मैनिफेस्टो में टॉप में लिख रहे कि 100% रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स।
एक वार्ड काउंसिलर को पहले तो पता होना चाहिए कि काउंसिल के हाथ में है वो चीज़ डिमांड करना। हाँ, आप अवेयर कर सकते हो लोगों को, आप अपने एरिया के यूथ्स को बोल सकते हो कि भाई आपको लड़ना है, आपको अपना हक का लड़ाई लड़ना है, आपके इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ होऊंगा या मैं भी आपके साथ रहूँगी, जो भी है। लेकिन वो कैसे दे सकता है? तो ये तो सेंटर से ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा एमपी भी एक एमपी का कर तो रहा है काम, इशू तो उठा रहा है, लेकिन जब तक सेंटर जो है वो नहीं इसका इम्पोर्टेंस समझेगा, और जब तक हम प्रेशर नहीं, हम उसका इम्पोर्टेंस जब तक हम बताएंगे नहीं, हम अपना आवाज़ इतना ऊंचा नहीं करेंगे कि सेंटर तक पहुंचे, तब तक मुझे नहीं लगता वो सुनेंगे भी हमारा। देखिए, इसको मेरा एक सवाल आपसे है पुरुषोत्तम जी, प्लीज़ इसको पॉलिटिकली मत लीजिएगा। आप अभी सेंटर का बात बोलो, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सेंटर से अगर होना है तो क्या यहाँ पे भी बीजेपी पार्टी है, वो नहीं कर सकते चाहे तो? हम अभी रिसेंटली देखे थे, अगेन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अंडमान को तो सपोर्ट करता हूँ, और वो हर अंडमान ही करता है। तो अभी रिसेंट हमको विजन पता चला कि यहाँ के लिए कोई स्पेशल कंसिडरेशन नहीं कर रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अंडमान को मेनलैंड की तरह ही ट्रीट कर रहा है। हाँ। तो ये तो सबसे पहले उनको समझना होगा कि मेनलैंड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। यहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ है बहुत साल से सफ़र कर रहा है, और जॉब का गारंटीज तो आप सोचो कि सिर्फ 1%, 10% ही उस पर वो बैकवर्डनेस को दूर कर सकता है। इतने लोग 100 लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, एक का क्लियर होता है कम, लेकिन कम से कम इतना तो हो। जो लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई किस लिए कराते हैं? ताकि एक गवर्नमेंट जॉब मिले। तो एटलीस्ट जो ये छोटा सा इशू है इस पे तो फोकस करें, बाकी बिजनेस का काम, इकोनॉमी का काम वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट को समझना होगा, और वो समझाने का काम हमारा है, मीडिया का है, पब्लिक का है। देखिए, गवर्नमेंट तब समझेगा जब उनको पता चलेगा। अब गवर्नमेंट पता है, इसी देखिए, जैसे कि एक छोटा सा और एग्जाम्पल, बिहार में कोई एक रिसेंटली मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो पुलिस कंप्लेंट जाते हैं ना, हाँ, क्राइम रेट वहाँ का बहुत कम है। उसका रीज़न ये नहीं कि वहाँ पे क्राइम नहीं है, उसका रीज़न है कि वहाँ पे लोग कंप्लेंट लिखाने जाए नहीं, क्योंकि उनको पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि उन लोग मिले हुए हैं। तो मेरा बात ये कि सरकार जो आप बोल रहे कि बाकी स्टेट से कंपेयर इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज आप स्मार्ट सिटी में टॉप 100 में आप हो, दैट मीन्स आप डेवलपिंग स्टेट में हो। सही बात है, अवेयरनेस नहीं है। तो उसका एक रीज़न तो प्राइवेट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया है। अभी आप लोग आ रहे हैं रिसेंट मीडिया, इससे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे आवाज़ उठाने वाला नहीं था। सोशल मीडिया है, अब कोई भी अपना चैनल बना के अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। तो ये शुरुआत है, मुझे लगता है जो अब OFC केबल ले हुआ है उसके बाद में और ये इम्प्रूवमेंट आना चाहिए अवेयरनेस में मीडिया का। अभी तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने बहुत अच्छे से सवाल को ट्विस्ट तो कर दिया, लेकिन अभी तक आपका जवाब नहीं आया कि क्या बीजेपी चाहे, स्टेट बीजेपी कमेटी अगर चाहे तो क्या मतलब सेंटर में उन लोग इसका प्रेशराइज नहीं कर सकते? क्या इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये? क्योंकि रिसेंटली अभी देखिए, जब से बीजेपी का सेंटर में गवर्नमेंट बना है, मोदी जब से PM बने हुए, कई बार अंडमान में बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर इंक्लूडिंग मोदी जी, और 2 बार अमित शाह जी का भी विजिट हो गया अंडमान में। तो तब क्यों नहीं ये मुद्दा को उठाया गया? तो मतलब सिर्फ इलेक्शन के दौरान तब ये प्रायोरिटी में रहता है 100% जॉब रिजर्वेशन। जब लोकल विजिट रहेगा तब आपको फिशरीज को ओपनिंग करना है, ब्रिज को ओपनिंग करना है। देखिए, ब्रिज इज एसेंशियल, बट ब्रिज ना बने तो भी लोग सर्वाइव कर लेंगे, बट जॉब ना हो तो ऐसे 5 साल लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? सही बोल रहे हैं आपकी। कैंपेन में मैंने भी देखा है कि पार्टीज लिख देते हैं 100% रिजर्वेशन, लेकिन उसका सिवियरिटी नहीं समझते। कितना मुश्किल काम है ये, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन तो गारंटी करता है सब इंडिया को, कोई भी सिटीजन कहीं पे भी जाके जॉब ले सकता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। वैसे तो ऑल इंडियंस आर इक्वल, आर्टिकल 14 भी बोलता है कि इक्वलिटी होना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस भी वहीं रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। मतलब क्योंकि इतना इनइक्वालिटी हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हाँ भाई, बिकॉज वो इनइक्वालिटी को दूर करना है तो कुछ टाइम के लिए, कुछ लोगों के लिए हम अनइक्वालिटी क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल आर नॉट इक्वल। तो और आप ये सही बोल रहे हैं कि अगर सेंटर को बताना है तो इमीडिएटली तो सबसे इजीली तो पार्टी वाले ही बता सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये इनका भी डेफिनेटली रोल है, क्योंकि ये लिख देते हैं। अब हर कोई बोल रहा है कि रिजर्वेशन ये इशू है, तो हमको पॉलिटिकल वोट बैंक ना बनाए। ये हो रहा है और ये बहुत गलत है, तो उनको काम करना चाहिए इस पर। तो आप ये बात मानते हैं कि मतलब लाइक बीजेपी अगर चाहे तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट इमीडिएटली अगर कोई कर सकता है तो वो पार्टी ही कर सकता है जो सेंटर में है और जो यहाँ पे उनका रोल बनता है। इस पर कोई दो राय नहीं है।
चलिए देखिए, पॉलिटिक्स को इसमें हम लोग इन्वॉल्व ना करें तो ही बेटर है। बीजेपी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो उनकी अपनी बात है। जनता को सब मालूम है, सब देख रहे हैं। हम लोग ये लड़ाई को शुरू करें, हम लोग ये चीज़ को आगे लेके चलना है। नेक्स्ट मेरा आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2 और सवाल है मेरा आपसे। देखिए, हम लोग मेन जो लड़ाई कर रहे हैं वो था आपका प्राइमरी डिमांड हमारे है कि जितने वैकेंट पोस्ट है वो आप रिलीज़ करो। एडमिनिस्ट्रेशन में, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितना भी वैकेंट पोस्ट है वो आप रिलीज़ करो, चाहे वो 1000 हो 10,000 हो, जो भी है आप डेटा को निकाल के जितने पोस्ट है वो आप रिलीज़ करिए। उसके बाद एक एज रिलैक्सेशन, ठीक है। थर्ड हमारा है लोकल बच्चों के लिए जॉब रिजर्वेशन, बिकॉज जॉब रिजर्वेशन भले हमारा टाइटल ऑफ द लड़ाई आप बोल सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है जिसको करने के लिए हम लोगों को बहुत टाइम चाहिए। तो हम लोग अभी आप हम लोग बताइए कि मतलब वैकेंसी निकलना कितना ज़रूरी है, और वैकेंसी जो निकलता है, एक डेटा हमारे पास ये भी था कि जब कोई वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी 2 या 3 साल के लिए ही वैलिड रहता है, उसके बाद वो एबॉलिश हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर वो पोस्ट को फिलअप ना किया जाए तो आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो पोस्ट निकला था, दैट मीन्स आज वैलिड नहीं है। बिल्कुल, एक एग्ज़ाम है, जैसे 2016 में एक एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का निकला था, अभी तक उसका एग्ज़ाम का डेट नहीं आया। 2020 में होने वाला था, लेकिन फिर कोरोना का महामारी हो गया था। तो ये रूल मेरे ख्याल से 2 साल का रहता है कि 2 साल के बाद में फिर आपको फ्रेश नोटिफिकेशन देना पड़ता है, लोग को इनवाइट करना होता है कि एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करो। तो ये प्रोसेस इस तरह से डिले होता रहता है, लेकिन एटलीस्ट वो तो स्टार्ट हो। तो इतना जब सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बनाया हुआ है, नोटिफिकेशन है कि 6 महीना में आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होता है? यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? तो हमको प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। बस एक डिपार्टमेंट 1-2% के पास पावर है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, टाइम बाउंड मैनर में नहीं कर रहा है, तो अब हम कहाँ पे जाए? तो उसके लिए अब कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिजर्वेशन से एक और सवाल है। देखिए, 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, सेंटर से होगा, पार्लियामेंट से होगा, बिल क्लियर करके होगा, बहुत कुछ है। बट आरआर जो बनता है ना, वो डिपार्टमेंट बनाते हैं। रिक्रूटमेंट रूल एक डिपार्टमेंट, अगर फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट आरआर बनाएगा। Am I right? हाँ। तो आरआर में क्या हम लोग ऐसे एक क्लॉज नहीं डाल सकते कि आप अगर इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड शो करना है या तो फिर यहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट आपको शो करना है? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? इमीडिएटली वहीं पे फिर 100% अगर आप बोल देते हैं आइलैंडर कार्ड, फिर तो वो रिजर्वेशन हो जाएगा। रिजर्वेशन आप अभी सीधा तो से कान नहीं पकड़ो ना, घुमा के कान पकड़ो। तो अभी तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है, क्योंकि वो फिर राइट्स वायलेट कर रहा है ना। यहाँ पे जो बाकी सिटीजन है जो आइलैंडर्स नहीं है, तो वो डिमांड करेंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं, बाकी स्टेट्स में तो वो चीज़ चल रहा है ना। देखिए, बाकी स्टेट्स में क्या, जैसे तमिलनाडु में आपका एक अलग से क्लॉज, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक क्लॉज एडिशनल रहता है कि आपको तमिल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अब साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो ही, हाँ, ये लैंग्वेज का इशू अब वो जॉब में रिक्वायरमेंट होगा। जैसे क्लरिकल B ग्रेड लेवल जॉब जिनको पब्लिक से इंटरेक्शन करना है, वहाँ पे लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट होता है। रीजनल लैंग्वेज तो वहाँ पे समझा जा सकता है कि इस बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ तो हिंदी लैंग्वेज है, तो यहाँ तो लैंग्वेज के बेसिस में भी वो कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो हिंदी सबको आता है। नहीं, वो मैंने एक एग्जाम्पल देखी लैंग्वेज की। नहीं, अभी के लिए वो मुझे नहीं लगता फिजिबल है। आप करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ऐसे, और वो मुझे नहीं लगता कि वो इट विल स्टैंड द कोर्ट का रीज़न। उसी के लिए हम जो 100% रिजर्वेशन है, उसी के लिए बहुत लॉन्ग टर्म इशू है जी। तो पहले तो ये सबको पहले तो रियलाइज़ करना कि ये पॉसिबल है, कि ऑलरेडी सिक्किम का एग्जांपल ले लो, लद्दाख का ले लो, कि यहाँ पे ऑलरेडी है 100% रिजर्वेशन लोकल्स के लिए। तो वो एक लॉन्ग टर्म इशू है और वो हमेशा चलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन क्या पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है अंडमान में? एज रिलैक्सेशन तो बिल्कुल होना चाहिए। ये तो कोरोना के वजह से, अब एग्जांपल ही आप ले लो, 2016 में अब जो लोग अप्लाई किए थे वो एग्ज़ाम का, अगर फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा और सेम एज का क्राइटेरिया हो 30 इयर्स जो भी है, तो फिर अब उतने लोग जो पहले अप्लाई किए थे उनको तो चलो वो कंसिडर होगा, लेकिन आने वाले जो पिछले 2 साल में आना चाहिए था जॉब, लेकिन वो नहीं आया और अभी आएंगे, तो वो जो लोग एज ब्रैकेट में इनएलिजिबल हो जाएंगे, उनका तो डिसएडवांटेज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना का पैंडेमिक। 2 साल में नहीं आ पाया, तो वो तो एकदम लॉजिकल है, होना ही चाहिए। सबको डिमांड करना चाहिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन। अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो 2 साल 3 साल का तो बिल्कुल यहाँ पे देना चाहिए। तो उसके लिए हम सबको डिमांड करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी हमसे बात करने के लिए। अब हम आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 100% जॉब रिजर्वेशन
का जो मुहिम हमने छेड़ा है ADCC की तरफ से, उसमें आप एक मैसेज जो यूथ को देना चाहते हो, जो एंटायर अंडमान निकोबार का यूथ को आप देना चाहते हैं, वो आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे उनको? अपना तरफ से यही कहूँगा कि आप यहाँ का हिस्ट्री देखो अंडमान का, और ज़्यादा पीछे जाने का भी ज़रूरत नहीं है। रिसेंट हिस्ट्री देखो पिछले 10-20 साल में। अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अब देख लो, जैसे बैंक का एग्ज़ाम होता है, कितने लोग यहाँ के क्वालिफाई कर पाते हैं और कितने लोग मेनलैंड से आते हैं, और ये जस्ट एक इंडिकेटर है। बहुत सारे और एग्ज़ाम्स में हम देखते हैं कि लोग इमीडिएटली आते हैं, जस्ट एक दिन वो अंडमान में आके एग्ज़ाम लिख के यहाँ पे जॉब्स ले रहे हैं। तो जो हम पहले से सफ़र करता आ रहा है वो और बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे में ना हो, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस को समझे। और जहाँ पे भी मौका हो, अभी तक हम प्रेशराइज़ नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट को, अपना कोई एक्टिविज़म नहीं दिखा रहे थे, सब डर के बैठे। गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयड है उनका समझ सकते हैं, लेकिन हम जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर हम अपने लिए ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर और किसके लिए हम वेट कर रहे हैं? तो अभी टाइम है, अभी मीडिया है, अभी इंटरनेट है, हम यूट्यूब के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट में प्रेशर बना सकते हैं, कुछ ने अपना आवाज़, अपना व्यथा दिखा सकते हैं कि हम कितना अफेक्टेड है इस इशू से, और हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच सर। और जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, इसको आप कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत समझिए, इसको आप ये मत सोचिए कि आने वाले इलेक्शन में ये है वो है, कुछ नहीं। हम लोग ये चीज़ ऐसा टाइम पे शुरू करते जब इलेक्शन आसपास भी नहीं था, और आज भी हम लोग जैसे ही इलेक्शन खत्म हो तुरंत बाद ही हमने लड़ाई वापस से रिज्यूम कर दिया है। तो ये जेन्युइनली हम लोग चाहते हैं कि ये जो लड़ाई इस बार शुरू हुआ है, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ही ख़त्म हो, और लोकल्स के लिए जॉब रिज़र्व होना चाहिए, और हम लोगों को जितने वैकेंट पोस्ट है वो मिलना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन देना ही चाहिए। जो जैसे कि पुरुषोत्तम सर ने बताया कि एक भी डिमांड हमारा इम्पॉसिबल नहीं, कुछ अलग से नहीं मांगा है, जो बाकी स्टेट्स में है, जो हम लोग से भी ज़्यादा, अंडमान से भी ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट्स है, वहाँ पे भी जब रिजर्वेशन दिया जाए तो अंडमान को आप लोग बाकी सारे सेक्टर्स में आप लोग बैकवर्ड के हिसाब से कंसिडर करते हो, और जॉब के टाइम में आप बराबर रखते हो। ताकि फ़्लाइट, जैसे उन्होंने बताया, फ़्लाइट में आया, जॉब इंटरव्यू से 1 घंटे पहले जॉब लिया और अगले फ्लाइट में पकड़ के निकल भी गए, मतलब एक दिन में आपका जॉब भी हो गया। और हम लोग यहाँ में बचपन से पैदा होकर ये जगह को रहने लायक हमारे पेरेंट्स ने बनाया, हमारे दादाजी ने बनाया, और उसी जगह पे आज हमें नौकरी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे आने वाले समय में कुछ और लोगों से हम मिलेंगे और अवेयरनेस फैलाने का काम हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग ज़रूर जुड़े रहे और द न्यूज़ को आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इन द मेन टाइम ये 100% जॉब रिजर्वेशन का जो लड़ाई है, ये हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और बहुत जल्दी ज़रूरत पड़े हम लोग अपने हायर लीडर्स से बात करके, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसको लेकर के जो है सड़क में भी उतरेंगे और हंगर स्ट्राइक में भी बैठेंगे। थैंक यू सो मच।